आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंश पढ़ने चाहते थे। इसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बारे में कुछ लिखा गया है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतराज जताया। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी अप्रकाशित पुस्तक के अंश संसद में नहीं रखे जा सकते। फिर भी राहुल गांधी ने उस पुस्तक के अंश पढ़ने की कोशिश की। इस पर विवाद और भड़क गया। सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद राहुल गांधी ने बिना किसी किताब का हवाला देते हुए चीन की चर्चा की और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बारे में बोलना चाहा। तो आसन की तरफ से कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले। दोनों तरफ से नोकझोंक बढ़ी तो सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आइए देखते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। And this is from the memoir of Army Chief Narawane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. The LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, इसीलिए इसे कोट नहीं किया जा सकता। मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक में लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने न सिर्फ नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश की, बल्कि आसन के नियम का उल्लंघन भी किया। कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंची है। ममता बनर्जी एसआईआर में विसंगतियों और कथित प्रताड़न झेलने वाले परिवारों को लेकर दिल्ली पहुंची। ममता आज एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। हालांकि दिल्ली में बंग भवन के बाहर बैरिकेड देखकर ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस के जवानों पर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेगी। इसी के साथ ममता ने दिल्ली में बंगाल के लोगों के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया। उसको टॉर्चर कर रहा है, घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको अभी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है?
जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी SIR चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो, हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो, आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर आई है। भारत के साथ मैच खेलने के पाकिस्तान के इनकार के बावजूद टीम इंडिया 15 फरवरी को श्रीलंका का दौरा कर सकती है। इधर ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। और इसी विषय पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, T20 वर्ल्ड कप तो शुरू होने से पहले ही चर्चे में है, अभी इस पर क्या अपडेट है? देखिए, इसमें ताज़ा अपडेट तो ये है कि जैसा आपने कहा, टीम इंडिया दौरा कर सकती है पाकिस्तान का, और माफ़ कीजिए श्रीलंका का, जहां पाकिस्तान के साथ उन्हें मुकाबला खेलना है। 15 फरवरी को ये मैच होना है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि टीम इंडिया इस प्रोटोकॉल का फॉलो अप करेगी कि जहां पर मैच है वहां वो जाएंगे, बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि मैच को कॉल ऑफ किया जाए। क्यों कॉल ऑफ किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान की टीम उसे खेलने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगी। तो टीम इंडिया तो पूरा जो नियम कायदे कानून है उनका पालन करती हुई यहां पर दिखाई देगी। मैच कॉल ऑफ होता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा, क्योंकि वो अपनी तरह से वहां पर उपस्थित नहीं होगा। साथ ही विपिन जी, इस पूरे विषय पर ICC क्या एक्शन ले सकती है? क्योंकि इसका पाकिस्तान पर तो कुछ परिणाम होने वाला है, इस पर क्या खबर है? राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ICC ने अभी तो PCBA ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि वो अपने इस फैसले पर विचार करे। हालांकि ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीधा फैसला नहीं है, ये वहाँ की सरकार का फैसला है, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी क्रिकेट टीम को मानना है, उसके लिए वो बाध्य हैं। सेकेंडली, अगर वो इस फैसले को नहीं मानते हैं तो क्या होगा? अब देखिए, ICC ने अपने बयान में ये भी कहा है कि आप ऐसे मर्जी से किसी एक मैच को कॉल ऑफ नहीं कर सकते या खेलने से मना नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक वैलिड रीज़न ना हो। रीज़न पूछा जाएगा जब औपचारिक बातचीत होगी। अब पाकिस्तान क्या रीजन देता है? सुरक्षा का हवाला वो नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है। वो ऐसा अगर बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में इसे बायकॉट कर रहे हैं तो फिर ये नियमों के खिलाफ जाएगा। अब अगर ये नियमों के खिलाफ जाता है तो पाकिस्तान पे कई तरह के एक्शन हो सकते हैं। पहला एक्शन ये हो सकता है कि हो सकता है वो पूरा टूर्नामेंट ही उन्हें खेलने से रोक दिया जाए, नंबर 1। सेकेंडली, आप जो पाकिस्तान सुपर लीग है जिसका NOC अभी ड्यू है ICC के पास, वो NOC रोक दिया जाए तो लीग ही वहाँ पर नहीं हो पाएगी। एक रेवेन्यू एक्शन हो सकता है, यानी कि एक रेवेन्यू शेयर होता है जो ICC अपने सभी मेंबर्स के साथ शेयर करती है। क्योंकि ICC कोई मैच नहीं होने की वजह से नुकसान होगा तो एक बड़ा पोर्शन PCB के रेवेन्यू से काट सकता है। लेकिन इसका जो एक बड़ा फॉल आउट होगा वो ये होगा, पाकिस्तान अगर मैच ये नहीं खेलता है तो उनका जो नेट रन रेट है उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट आएगा और वो नेगेटिव भी हो सकता है। रेस्ट ऑफ द टीम इस ग्रुप में, जो कि भारत और पाकिस्तान वाला ग्रुप है, वो है नामीबिया, USA और नीदरलैंड्स। याद कीजिए, पिछले वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में USA ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो नेगेटिव रन रेट, और अगर कोई मैच इन तीनों टीमों से हार जाती है तो उनको शायद टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बजट में नेशनल फाइबर स्कीम का ऐलान किया गया है ताकि सिल्क, ऊन, जूट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। साथ ही टेक्सटाइल के विस्तार और रोजगार बढ़ाने के लिए भी स्कीम की घोषणा की गई है। बजट पर टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से खास बात की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। सबसे बड़ी बात जो मैं इस पूरे स्कीम में देख रहा था कि नेशनल फाइबर स्कीम की घोषणा की गई है। फाइबर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पहले से कई सारी स्कीम थी। ये स्कीम कैसे बेहतर है और इसका कुछ डिटेल आप शेयर कर पाएंगे? हमें वो मैन्युफैक्चरिंग में वो सारे चीज जोड़ दिया। अब फाइबर मिशन पहली बार देश में आया है। पहले कॉटन मिशन में मुझे 5,000 करोड़ दिया। अब फाइबर मिशन आया है। दुनिया आज अब सस्टेनेबल फाइबर खोज रहा है। सस्टेनेबिलिटी भी उसमें है 5 में। हम अभी लगभग 15 मिलियन फाइबर यूज कर रहे हैं। उसमें MMF भी है, जिसमें बेस कोट और सिंथेटिक है, मैन मेड फाइबर भी है और नेचुरल फाइबर भी है।
अब हमें 2030 तक 31 तक हमें 23 मिलियन तक फाइबर में जाना है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ की आबादी बढ़ रही है और टेक्सटाइल के साइज को $350 बिलियन के भारत के साइज को ले जाना है, जो अभी 180 पर है। ऐसी स्थिति में फाइबर मिशन जो अभी एफटीए हुआ है, अभी 27 देशों के साथ एफटीए हुआ, पहले 29 देशों का हुआ था, पहले हमारे पास केवल 10 देशों का था, अभी सब मिला के मुझे 56 देशों का है और $450 बिलियन का मार्केट साइज है, जो पूरे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का 800 बिलियन में 450 बिलियन नरेंद्र मोदी जी ने, नहीं, टेक्सटाइल का $800 बिलियन है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये यूरोपियन यूनियन सहित $450 बिलियन का हमें एफटीए है। तो फाइबर मिशन है, उसमें दो जो आपने बताया कि मैनमेड फाइबर, एक नेचुरल फाइबर, तो इसमें हम लोग नेचुरल फाइबर पर ज्यादा जोर देंगे, कह सकते हैं? हमारे जरूरत है 23 मिलियन। ये फाइबर मिशन में सारे मिशन आएंगे, लेकिन हमें एफटीए को, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हम सस्टेनेबल फाइबर को भी बढ़ावा देंगे। अब सस्टेनेबल फाइबर में कॉटन था, कॉटन के साथ आ गया मिल्क बीट जिसे मदार कहते, आ गया नेचुरल बैम्बू मैकेनिकल फाइबर, बैम्बू आ गया, तीसरा आ गया रेमी आ गया, चौथा आ गया फ्लैक्स लीलन, जो अभी लगभग 56,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट हो रहा है। अभी हम लोगों ने 1.3 मीटर का लीलन का फ्लैक्स का तैयार कर लिया है। तो लीलन हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, वैसे जोड़ेंगे तो बिच्छू फाइबर, ये कई फाइबर हैं जो सस्टेनेबल फाइबर में हम फाइबर मिशन में लेके जाएंगे। वहीं बजट गिफ्ट सिटी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसी मुद्दे पर गिफ्ट सिटी ब्रोकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नितेश जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गिफ्ट ब्रोकर एसोसिएशन के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। नितेश जी, ये बजट गिफ्ट सिटी के लिए कितना होपफुल है? सबसे पहले केतन जी, मैं आपके माध्यम से सीएनबीसी आवाज और वित्त मंत्रालय और मैडम श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गिफ्ट ब्रोकर एसोसिएशन की जो बहुत दिनों से मांग थी उसको उन्होंने कल पूरा कर दिया। अभी 25 साल का जो आउट ऑफ 25 ईयर्स, जो 20 ईयर्स का जो टैक्स हॉलिडे है, ये बहुत बड़ा कदम है गिफ्ट सिटी के लिए। और उसके बाद जो 15% टैक्स लगेगा पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दैट, वो सबसे बेहतरीन कदम है। इससे मुझे लगता है ये कल बहुत ऐतिहासिक दिन था ये गिफ्ट सिटी के लिए। और इससे अभी जो 28,000 लोग गिफ्ट में काम कर रहे हैं, ये 3 से 4 सालों में ये बढ़कर 1 लाख नए रोजगार को अवसर देगा। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात यह है कि अभी करीबन 1100 एंटिटीज यहाँ पे हैं, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 सालों में ये कम से कम 3,800 से 4,000 होने वाली है। खासकर एसटीटी बढ़ गया है, 150% तक जा गया है, तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गिफ्ट सिटी पर होगा कि कुछ और इसमें भी फायदा है? सर, ये सबसे पहले ये बता दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि गिफ्ट सिटी में ना ही एसटीटी ना ही सीटी एप्लीकेबल है। इससे हमारा फायदा ये होगा कि जो इंडिया में एनएससी जो निफ्टी फ्यूचर्स में जो बेसिकली जो एसटीटी स्टार्ट जो 1.150 टाइम्स बढ़ गई है, जो पहले 0.2 का भी 0.05 हो गया है। इससे जो क्या होगा कि जितने भी फॉरेन पार्टिसिपेंट हैं वो ज्यादा अपना ट्रेडिंग जो है गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 30 टाइम्स यहाँ पे चीपर है इफ यू ट्रेड द सेम निफ्टी जो एनएससी निफ्टी फ्यूचर्स में आप ट्रेड करोगे विज गिफ्ट निफ्टी, या सेंसेक्स में आप अगर ट्रेड कर रहे हो विज सेंसेक्स फ्यूचर, यहाँ पे इट इज 30 टाइम्स मोर इन इंडिया। सो मुझे लगता है ये इस कदम से गिफ्ट निफ्टी में और स्पेशली गिफ्ट में वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा। और अभी जो $100 बिलियन का मंथली वॉल्यूम है वो नेक्स्ट 1 ईयर में 200 बिलियन पे पहुंच जाएगा, और आने वाले 3 सालों में मुझे लगता है कम से कम $500 बिलियन टर्नओवर हर महीने पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट मोर्चे पर 4 गुना और वॉल्यूम के दृष्टि से 1 साल में
डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो गिफ्ट सिटी के लिए ये बजट काफी आसान्वित रहा। केतन जोशी, गांधीनगर। कल ही बजट पेश हुआ है और आज बजट के अगले दिन बाजार में शानदार रिकवरी दिखी है। निफ्टी सेंसेक्स 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 944 पॉइंट चढ़कर 81,666 पर और निफ्टी 263 पॉइंट चढ़कर 25,088 पर बंद हुआ। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो इंफ्रा, तेल गैस, ऑटो इंडेक्स में बढ़त रही है। वहीं पीएसई मेटल रियलिटी इंडेक्स में तेजी दिखी है। एनर्जी एफएमसीजी शेयरों की बात करें तो वहां भी अच्छी खरीदारी दिखी है। आज के बाजार में आईटी शेयरों में थोड़ा दबाव रहा है। बजट से एफआईआईज को थोड़ी निराशा होगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने कहा कि एसटीटी बढ़ाने का फैसला गलत नहीं, लेकिन टाइमिंग गलत है। एक चीज़ समझ जी ये हो गई कि कहते हैं कि बाकी सब कुछ आपने किया, उस पर तो मार्केट की कल नज़र ही नहीं थी। कल पूरा का पूरा ध्यान जो था वो पूरा का पूरा सिर्फ एसटीटी पर आकर रुक गया था। क्या यही मतलब बजट इसीलिए जाना जाएगा या कुछ और आपको अच्छा लगा जो बजट में, जो जिस पर बात कर सकते हैं? बजट वैसे अच्छा था। बजट अच्छा था इन द सेंस कि कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की वो जो इंक्रीमेंटल बजट है वो ठीक है। लेकिन इस समय पिछले 6 महीने देखें तो इंडिया में कंटिन्यूअस एफआई की सेलिंग हो रही है। तो इस समय स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है। उसको इससे नहीं सॉल्व किया जा सकता कि कैपिटल गुड सेक्टर में ग्रोथ है, पावर में सपोर्ट है, ग्रोथ है, इसलिए सारे उनके स्टॉक्स चलने चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक थोड़े बहुत एंगल उसके अपने होते हैं। उनका टैक्स क्या है, एफपीआई का टैक्स क्या है, एसटीटी क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। स्टॉक मार्केट 90-80% जो है वो दूसरे सेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, पर 10-20% उसको अपनी भी चाहिए होती है ना चीज। नहीं, ठीक बात है स्टोरी। वैसे बिग पिक्चर में ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी इस समय जो प्रॉब्लम है कि एफपीआई को कैसे रोका जाए या कैसे करेंसी को रोका जाए, विच मीन्स एफपीआई आए, एफडीआई आए, उसके लिए स्टॉक मार्केट को इमीडिएट चीजें चाहिए थी। वो मुझे लगता है कि नहीं हुई। अब उसमें फिर 2-3 महीने जाएंगे, फिर नया कोई इवेंट आएगा, चाहे वो इंडिया यूएस डील हो या फिर टाइम होगा, फिर हम कहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से कि रिजल्ट्स ठीक हो गए और रिलेटिव ये हो गया, मार्केट बाकी गिर गई, हमारा एआई नहीं है, उनका एआई, कोई नई स्टोरी बनेगी। बट बीच में आपने एक मौका थोड़ा सा वो कर दिया, आई वुड थिंक। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मेरे सामने आई कि चाहे जितनी बार भी एसटीटी बढ़ाया गया हो, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट नहीं आया है। वॉल्यूम पर इम्पैक्ट वो जो वीकली एक्सपायरी बंद हुई थी उसकी वजह से आया था, अदरवाइज नहीं आया था। तो इन दैट केस अचीव क्या होगा इससे? बस सिर्फ सरकार का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर वो मुझे लगता है कि एक फर्क हो जाता है। वो फर्क ये हो जाता है कि अब गवर्नमेंट के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला कि ये पूरी स्पेकुलेशन है, ये तो गैम्बलिंग है, जो भी वर्ड यूज किए। तो उससे क्या होता है, जब कोई नेक्स्ट इशू आएगा, जब सेबी के पास कोई नेक्स्ट इशू आएगा, उनको पता है कि ये पॉलिसी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है उससे फिर ना हर बारी मौका लगेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन सेट कर दी है कि ये चीज गंदी है, ये चीज डिजायर्ड नहीं है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लोग जुए की तरह कर रहे हैं। तो वंस यू हैव दैट एज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए मुझे लगता है कि दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स। इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा जो लार्ज एचएफटी ट्रेडर्स हैं उनको भी शायद थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट किया गया, क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा सारे फॉरेन ले जा रहे हैं। आई एग्री, एब्सोल्युटली एग्री। बल्कि ये मैंने ट्वीट किया था 2 हफ्ते पहले कि इंडिया इज पेइंग हायर कॉस्ट फॉर मेकिंग द मार्केट लिक्विड। क्योंकि आप देखो ना, सारे एक तो जेएनसी तो चला गया, उसके बाद जो बाकी भी है 3-3, 4-4 हजार करोड़, पता नहीं कितने बिलियन बना रहे हैं। इतनी हमें क्या जरूरत है उसकी? अपने आप होना चाहिए सब। आई एग्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एसटीटी पर से इज नॉट द नेगेटिव, उसकी टाइमिंग कह सकते हैं गलत, एंड सेकेंडली कि मार्केट को अच्छे टाइम पे करना चाहिए सब, बिकॉज इट स्टिल हैज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे सीएनबीसी आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।
आपने बजट सुना, अब उसके असर को समझिए सीधे उनसे जो हैं इस बजट की शिल्पकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट के बाद पहला इंटरव्यू एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ। न्यूज 18 नेटवर्क एक्सक्लूसिव आज रात 8 बजे दी FM इंटरव्यू पूरे न्यूज 18 नेटवर्क पर।